अस्सलाम वालेकुम। आज का जो सेशन है हमारा, इसमें हम ब्लॉग्स को इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे कि हम एज अ डिजिटल मार्केटिंग इंडिविजुअल या एज अ बिज़नेस ओनर अपने ब्लॉग्स को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूं कि ब्लॉग कितने टाइप्स की होती हैं। ये लिमिटेड तो नहीं है इनके ऊपर, बट एक जनरल पर्सपेक्टिव में ब्लॉग्स इनमें डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं और आप मोस्ट लाइकली किसी एक को सेलेक्ट करके उनकी उस बेसिस के ऊपर जो है वो ब्लॉग को बना रहे होते हैं। तो लिस्ट बेस्ड पोस्ट होती हैं जिसमें इनको इन जनरल टर्म्स लिस्टिकल भी कहा जाता है, और इसमें 1 to 10, 1 to 5 और बुलेट्स के अंदर जो है कोई ना कोई बात की जा रही होती है और अलग अलग फैक्टर्स को डिस्कस किया जा रहा होता है। स्लाइड शेयर पोस्ट वो होती हैं जिसमें आप मोस्टली स्लाइड्स के थ्रू कोई कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं। ये जो स्लाइड्स इटसेल्फ जो है वो स्लाइड शेयर पोस्ट्स का एक पार्ट है, बट क्योंकि मैं आपको एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में दे रहा हूँ तो ये एक ब्लॉग टाइप में नहीं आती। लेकिन अगर सिमिलरली यही सारी चीज़ें एक आर्टिकल की फॉर्म में वेबसाइट पर होंगी और जो है वो एक उसको एक बाकायदा एक टाइटल मिला हुआ होगा किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो वो एक स्लाइड शेयर पोस्ट आ जाती है। इसके लिए स्पेसिफिकली स्लाइड शेयर्स जो प्लेटफॉर्म है वो यूज़ हो रहे होते हैं और वहाँ पे जो है उसको रिफ़ाइन किया जाता है और एज अ पोस्ट उसको बनाया जाता है। इसके बाद आते हैं न्यूज़ पोस्ट। न्यूज़ पोस्ट का आइडिया आप लोगों को होगा। ये शॉर्ट आर्टिकल्स होते हैं जिसमें टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़र्स को दी जा रही होती है। हाउ टू पोस्ट और गाइड पोस्ट जो हैं इसके बाद आते हैं, और ये लॉन्ग आर्टिकल्स कंसिडर किए जा रहे हैं और इसके अंदर एक पूरी डिटेल के अंदर जो है कोई भी टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा होता है या उसका बेसिकली जो है इन्स एंड आउट्स बताए जा रहे होते हैं कि हाउ टू फिक्स योर मोटर बाइक और समथिंग लाइक दैट, या गाइड ऑन हाउ टू क्रिएट एन आर्काइव ऑफ टॉयज़, इस टाइप का कुछ। तो ये सारे जो हैं एक लेंदी आर्टिकल्स या लेंदी पोस्ट कंसिडर की जा रही होती हैं। इनके अंदर ऑब्वियसली उस हिसाब से फिर रिसर्च चाहिए होती है और इनके अंदर बहुत सारे अलग एलिमेंट्स होते हैं जो कि उनको इंट्रीगिंग बनाते हैं या इंटरटेनिंग बनाते हैं। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है जो आप लोग देख लें। नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ ब्लॉग यू आर राइटिंग, द बेसिक फॉर्मेट रिमेन्स द सेम। लेट्स हैव अ लुक। राइट पर्सनल नोट्स टू मेमोराइज की इंडिकेटर्स। ये आगे जो भी हम बात कर रहे होंगे इसके बारे में आप जो है अपने हिसाब से कोई भी चीज़ नोट कर लीजिएगा कि आपको आगे अगर आप ख़ुद इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो आप उन चीज़ों को आपको याद रखने में आसानी होगी। अच्छा, ब्लॉग का जो जनरल ओवरव्यू है या जो एक जनरल ब्लॉग कंसिस्ट करता है वो ये सारी चीज़ें कंसिस्ट करता है। एक फीचर्ड इमेज होती है ब्लॉग की, टाइटल होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी। इसके अंदर हम मोस्टली सब हेडिंग्स और उसके अंदर टेक्स्ट को इंक्लूड कर रहे होते हैं। वीडियो या विजुअल्स पिक्चर फॉर्म में इसके अंदर आ रही होती हैं और कंक्लूजन होती हैं। अगर आप इसको एक जनरल एस्पेक्ट में देखें तो ये सिमिलर होता है किसी ऐसे राइटिंग से। बस ऐसे राइटिंग के अंदर इमेज, फीचर्ड इमेज नहीं होगी या वीडियो नहीं होगी ऑब्वियसली, लेकिन जो ओवरऑल फ्लो है वो किसी ब्लॉग का सिमिलर होता है किसी एक ऐसे से। तो हम एक फ़्लो को फॉलो कर रहे होते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि हम हर पर्टिकुलर एस्पेक्ट के अंदर उसी टर्म को लेके चलें और जो उस टर्म के अंदर रिक्वायर्ड चीज़ें हम सिर्फ उसको कंसिडर करें। टाइटल प्रिसाइज होना चाहिए, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ होना चाहिए, बॉडी में क्या चीज़ें होना चाहिए, कंक्लूजन किस तरह होना चाहिए, आपका आर्टिकल एंड किस तरह होना चाहिए। तो सबसे पहले है पिक अ टाइटल। अच्छा, टाइटल के अंदर ये चार चीज़ें ज़रूरी हैं
वैसे तो यू आर फ्री टू एक्सपेरिमेंट, लेकिन जो टॉप राइटर्स हैं या टॉप ब्लॉग या न्यूज़ पब्लिशिंग वेबसाइट्स हैं, उनका जो एक जनरल एनालिसिस है टाइटल के बारे में, वो आपके सामने है अभी। कि टाइटल प्रिसाइज होना चाहिए, इंट्रीगिंग होना चाहिए, लेस देन 20 वर्ड्स, और उसके अंदर एक इमोशनल मार्केटिंग वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, प्रिसाइज तो आप लोग समझ गए होंगे, टू द पॉइंट होना चाहिए। इंट्रीगिंग हमने जब कंटेंट टाइप्स को डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको एक एड कॉपी की एग्जांपल दी थी, तो वहाँ पे भी यही चीज़ मैंने बात की थी कि आपका जो टाइटल है वो इंट्रीगिंग होना चाहिए। इसके अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो किसी यूज़र को प्रोमोट करे कि वो उस पूरे आर्टिकल को पढ़े। एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्टर या एक हुकिंग फैक्टर जो उसको उस आर्टिकल को पूरा पढ़ने में या उस आर्टिकल को गो थ्रू करने के लिए जो है वो इंटाइस करता है। अच्छा, लेस देन 20 वर्ड्स होना चाहिए। इसको हम आगे जब हम एसईओ को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 20 वर्ड्स के अराउंड क्यों होना चाहिए, और इसका एसईओ के अंदर क्या इसका इम्पैक्ट है, या इसका एक एज अ रीडर इसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एक पिक्चर है जो कि आई थिंक 1 मिलियन आर्टिकल्स का एक सर्वे था, उसके ऊपर ये पिक्चर ली गई है। और इसके अंदर भी जो आप कर्व देख रहे हैं वो 10 to 20 वर्ड्स के बीच में, जो टॉप है वो 15 वर्ड्स और 20 वर्ड्स के अराउंड है। तो ये वही नंबर है जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि हमारा जो टाइटल होना चाहिए वो इस ड्यूरेशन सॉरी इस नंबर के अंदर का होना चाहिए। 15 to 20 इज़ द बेस्ट, 10 to 20 का तो फोकस हमारा ज़रूरी होना चाहिए। अच्छा, इसको बेस करते हुए हमारी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है आसान हो जाती हैं कि हमारा जो वो आर्टिकल है उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। और इस पिक्चर के थ्रू आप ये भी देख रहे होंगे कि ये जो नंबर है ये फेसबुक इंगेजमेंट्स का है। तो वही एड कॉपी की एग्जांपल मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा कि उस एड कॉपी का टाइटल आप दोबारा देखें कि वो कितने वर्ड्स का था, और वो उसके शेयर्स और उसकी लाइक्स ऑब्वियसली उस चीज़ को वैलिडेट कर रहे हैं कि शॉर्ट टाइटल्स जो हैं वो इंट्रीगिंग एलिमेंट भी ले आते हैं और वो रीडेबिलिटी को भी बढ़ा रहे होते हैं। अच्छा, जो लास्ट चीज़ है ये थोड़ा सा एक टेक्निकल टर्म है, और ये टाइटल्स के अंदर जो नई रिसर्च है उसके मुताबिक जो है ये ज़रूरी होना चाहिए। इमोशनल मार्केटिंग वैल्यू, ये एक परसेंटेज बेस्ड नंबर होता है, और आप कोई भी टाइटल बनाते हैं तो इसको मॉनिटर करने के लिए आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप बस गूगल पे जाके इमोशनल मार्केटिंग वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास जो है वो कोई ना कोई वेबसाइट खुल जाएगी जो इमोशनल मार्केटिंग वैल्यू आपके टाइटल का आपको बता रही होगी। तो इसको हम प्रैक्टिकल फॉर्म में तब देखेंगे जब हम कोई भी टाइटल बना रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ एसईओ, बिकॉज हमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो कंटेंट है वो एसईओ पर्सपेक्टिव से भी सही हो। जब हम एसईओ की बात कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उस वक्त भी क्लियर हो रही होंगी। अभी इस चीज़ को दिमाग में ज़रूर रखें और इस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें कि आपके जो है टाइटल है वो इमोशनल मार्केटिंग वैल्यू के अंदर कहाँ फॉल कर रहा है। तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो यही है कि आप कोई भी टाइटल खुद बनाएं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, हाउ टू गेट स्लिम इन 30 डेज, ये एक टाइटल हो सकता है। तो आप कोई भी टॉपिक चूज़ करें और उससे रिवॉल्व करके आप अलग अलग टाइटल्स बनाएं और उनको इस EMV इंडिकेटर के अंदर जो है सबमिट करें तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा। अच्छा, जो इसका इस नंबर की जो वैल्यू है वो हमें इस तरह से पता चल रही होती है कि ये परसेंटेज में आ रहा होता है। तो जो अच्छी वैल्यू है वो 25 अबव जो है वो एक अच्छी वैल्यू कंसिडर की जा रही होती है। तो अगर आपके टाइटल्स 25% से ज़्यादा हैं, 25% से कम है, तो ये एक ऑब्वियसली एक नो गो है। तो आपको मेक श्योर ये करना है कि आपका जो टॉपिक का टाइटल है
वो 25% उसकी एटलीस्ट EMV वैल्यू हो, और उससे जितनी ज़्यादा होगी तो वो आपका ऑब्वियसली एक बेनिफिशियल रेशो बन जाता है। तो वो इवेंचुअली आपके रीडर्स के लिए एक बहुत इंट्रीगिंग टाइटल बन जाता है, और आपका जो ओवरऑल टॉपिक है या जो ओवरऑल ब्लॉग है उसका जो आउटलुक है वो मज़ीद बेहतर हो जाता है, और उसके चांसेस ऑफ इंगेजमेंट और बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो टाइटल के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ ब्लॉग पोस्ट होती है वो कंक्लूजन होता है, बॉडी नहीं होती। ये हम आगे देखेंगे क्यों, लेकिन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन शॉर्ट होना चाहिए सबसे पहले। इंट्रोडक्शन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, सिमिलर टू व्हाट अ टाइटल डज। टाइटल में आप सम अप कर रहे होते हैं अपना इंटायर आर्टिकल, इंट्रोडक्शन में आप सम अप कर रहे होते हैं अपनी इंटायर बॉडी को, कि आपका जो आर्टिकल है वो किस बारे में है, इसके अंदर आप क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, और इसके क्या रिजल्ट्स पॉसिबली आ सकते हैं। अच्छा, इसमें आप और भी पॉइंटर्स देख रहे हैं। रिवीलिंग योर टारगेट ऑडियंस मोस्टली वुड एड्रेस एन इशू और प्रॉब्लम। तो ये एक जनरल प्रैक्टिस है कि आप जब इंट्रोडक्शन किसी भी ब्लॉग पोस्ट का बना रहे होते हैं तो उसमें आप रिवील ये कर रहे होते हैं कि ये आर्टिकल किस बारे में, इससे किस टारगेट ऑडियंस को फ़ायदा होगा और क्या फ़ायदा होगा। और सेकेंडली जो आप चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं वो या तो कोई इशू या कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होते हैं। हम जो है इसको इन प्रैक्टिकल देख रहे होंगे। वैसे तो मैंने एक लास्ट से लास्ट स्लाइड में आप लोगों को जो है वो लास्ट से लास्ट सेशन में आप लोगों से एक एग्जांपल वायर्ड के एक ब्लॉग पोस्ट की शेयर की थी। तो अगर आप चाहें तो आप उसी को गो थ्रू करें, और या चाहें आप तो अलग आर्टिकल्स को भी गो थ्रू करें, और बेसिकली जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उनको वैलिडेट करें कि वो कितनी किसी एक अच्छी वेबसाइट के ऊपर वो फॉल कर रही हैं, और उनका टाइटल कैसा है, और उनके इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ों को फोकस किया जा रहा है। तो वो आपकी फिर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं हम बॉडी की तरफ। बॉडी आपका 80% जो ब्लॉग है उसको कवर कर रही होती है, और इसमें आप वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो जिस टॉपिक को आप डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि बॉडी में टेक्सचुअल एलिमेंट ज़्यादा होता है, इस वजह से इसके बोरिंग होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, इसको ओवरकम करने के लिए अब आप अगर नोट करें तो अगर जितने भी बड़े न्यूज़ पब्लिशिंग वेबसाइट्स हैं या जो ब्लॉग्स हैं वो कोशिश ये करते हैं कि अपनी बातों को टू द पॉइंट रखें, अपने पैराग्राफ्स को शॉर्ट रखें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे यूज़ द हेल्प ऑफ वीडियोस और विजुअल्स। इसके अंदर या तो आप पिक्टोरियल फॉर्म में कुछ चीज़ों को अपनी डिफ़ाइन कर रहे होते हैं या थ्रू वीडियो डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। तो आपका जो इंटरेस्ट फैक्टर है किसी भी रीडर का वो सेम रहता है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ टेक्सचुअल फॉर्म में अपनी सारी बात कर देंगे जस्ट लाइक एन एसे, तो कोई भी नहीं पढ़ेगा। तो वो इंटरेस्ट फैक्टर जो है वो आपको हमेशा दिमाग में रखना होता है कि मैं अगर कोई चीज़ लिख रहा हूँ एक ब्लॉग के अंदर, तो ऐसा तो नहीं कि किसी पॉइंट पे मेरा रीडर बोर हो जाएगा। तो आपको वो वाले एलिमेंट को दिमाग में रख के लिखना होता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैं कोई एक बोरिंग सा एक मुझे एक जो है वो इसकी फील आ रही है कि यार यहाँ पे कोई बात जो है वो मैं अगर कर रहा हूँ, या इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मुझे किसी वीडियो की या विजुअल की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर करें। विजुअल्स के बगैर ब्लॉग पोस्ट का जो इंगेजमेंट रेशियो है वो बहुत मिनिमम हो जाता है।
और हाईली अनलाइकली है कि आपके जो ब्लॉग्स हैं वो लोग पढ़ें। और हमारे केस में क्योंकि हमारा जो इवेंचुअल टारगेट है वो किसी ब्लॉग के थ्रू या तो सेल जनरेट करवाना है या तो सब्सक्रिप्शन करवाना होगा, या इवेंचुअली जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो अपनी वेबसाइट पे लैंड करवाना होगा, लैंडिंग पेज पे लाना होगा। तो हमारा जो रीज़न टू मेक इट इंटरेस्टिंग है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं क्योंकि हमें उससे कोई रिज़ल्ट जो है वो अचीव करवाना है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपके जो रीडर का इंटरेस्ट है वो टिल द वेरी एंड मेंटेन रहे, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो एट द वेरी एंड होगा इन द फॉर्म ऑफ अ CTA, इन द फॉर्म ऑफ अ ईमेल सब्सक्रिप्शन और एनीथिंग सिमिलर टू दैट। तो बॉडी के अंदर ये कुछ चीज़ें जो आप नोट कर लीजिए, और वो हैं शॉर्ट पैराग्राफ्स, हैविंग सब हेडिंग्स, मेंटेनिंग एक्टिव वॉइस, रीड व्हाट यू राइट एंड लॉट्स ऑफ विजुअल्स। तो जब भी आप अपने बॉडी को कंप्लीट करेंगे तो आपको ये मेक श्योर ज़रूर करना है कि आप उसको आउट लाउड पढ़ें। अगर आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपने उस आर्टिकल के अंदर जो भी मिस्टेक्स की होंगी वो आपके खुद सामने आ जाएंगी। और दूसरी चीज़, आपको जो रीडर पर्सपेक्टिव है वो उसका अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि जब एक रीडर इसको पढ़ रहा होगा तो वो किस तरीके से पढ़ रहा होगा। और इससे आपको अपने ब्लॉग को मज़ीद बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और जो थर्ड पॉइंट है मेंटेन एक्टिव वॉइस, हम एज़ पाकिस्तानी क्योंकि इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है तो हमारी इतनी कमांड नहीं होती कि हम जो है इसको मेंटेन रखें एक्टिव वॉइस को। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम जो हैं उसके अंदर एक्टिव वॉइस को कोशिश ये करें कि हम खुद कंप्लीटली किसी भी आर्टिकल के अंदर एक्टिव वॉइस को रखें। वरना इसका जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हम एक आर्टिकल को लिखें और किसी भी इंग्लिश इम्प्रोवाइजिंग टूल, सबसे पहले इसमें ग्रामरली आता है, हम ग्रामरली के अंदर एक एक्टिव वॉइस चेक जो है चला लें। फ्री टूल्स में भी होता है ये, और ग्रामरली के अंदर भी एक फ्री सब्सक्रिप्शन आती है, तो आप उसके थ्रू भी इसको चेक कर सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि आपका जो ओवरऑल आर्टिकल का फ्लो है उसके अंदर एक्टिव वॉइस जो है वो मेंटेन हुई भी है, क्योंकि इसका एज अ रीडर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। रीड व्हाट यू राइट की मैंने बात कर ली है, और लॉट्स ऑफ विजुअल्स, तो ये तो एक मस्ट डू वाली चीज़ है कि आपको अपने अपने ब्लॉग के अंदर विजुअल्स डालना बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कंक्लूजन की तरफ। तो जब मैं इंट्रोडक्शन की बात कर रहा था तो मैंने ये बोला था कि किसी भी ब्लॉग के अंदर इंट्रोडक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, टाइटल, उसके बाद होता है इंट्रोडक्शन और उसके बाद होता है कंक्लूजन। अच्छा, कंक्लूजन इम्पॉर्टेंट ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये कि कंक्लूजन से आप अपने इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव की तरफ अपने रीडर को पुश कर रहे होते हैं, और ये बेसिकली एक रिज़ल्ट दे रहा होता है एक एंड यूज़र को। तो इसको इसके अंदर वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, और इसके अंदर वो इंटरेस्टिंग फैक्टर होना भी बहुत ज़रूरी है जो बेसिकली उस यूज़र से इवेंचुअली वो ऑब्जेक्टिव अचीव करवा सके। इसके अंदर हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो ये है कि हम जब अपनी बॉडी को ख़त्म करते हैं और हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है ये जो मैं आपको ये फ़्लो बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन है, बॉडी है या कंक्लूजन है, कि हम अपने ब्लॉग के अंदर इनको बाकायदा हेडिंग्स से डिफ़ाइन करें। ये प्रैक्टिस होती है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इन मैनी केसेस लोग इंट्रोडक्शन कंक्लूजन फिर भी ऐड करते हैं, बट द मोस्ट प्रेफर्ड वे ये है कि हम अपनी सब हेडिंग्स या हेडिंग्स सिर्फ और सिर्फ उस वक्त डालें जब हम किसी एक पर्टिकुलर सब टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं या कोई सब हेडिंग को हमें प्रोमिनेंट करना है।
तो हम डालें। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन इटसेल्फ हमें पता चल रहा होता है उस ब्लॉग के ओवरव्यू से कि यार ये इंट्रोडक्शन है, ये कंक्लूजन है, लेकिन जो इंट्रोडक्शन के अंदर एलिमेंट्स हमें इस्तेमाल करने हैं वो इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, तो कंक्लूजन के अंदर वो एलिमेंट्स ऐड करना बहुत ज़रूरी है। जो ट्रांजिशनल एलिमेंट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो डिफ्रेंशिएट कर रहा होगा आपकी बॉडी को आपकी कंक्लूजन से, और रीडर को उस माइंडसेट में ला रहा होगा कि अब ये आर्टिकल ख़त्म हो रहा है और उसके अंदर जो इवेंचुअल जो रिज़ल्ट है या जो इन्फॉर्मेशन वो पढ़ना चाहता है वो उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अच्छा, इसके अंदर फिर हमारा जो फोकस होता है वो ये होता है कि हम यूज़र से कोई एक एलिमेंट जो है उसको दें किसी एक्शन की तरफ, और ये इवेंचुअली फिर हो रहा होता है थ्रू अ CTA, कॉल टू एक्शन। इसके अंदर इन मैनी केसेस कोई बटन यूज़ हो रहा होता है जो इवेंचुअली किसी वेबसाइट पे लेके जा रहा होता है, या इन मैनी केसेस अगर आप इंगेजमेंट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कमेंटिंग वाला फैक्टर, जिसमें हम अपने यूज़र को बोलते हैं कि what do you think about this article, or do you agree with what the reader says, or do you agree with the methods that have been described above। तो उससे रीडर इस माइंडसेट में आता है कि मैं या तो वो एग्री करता है या तो वो नहीं एग्री करता, तो वो कमेंटिंग के थ्रू अपने इस एक्शन को बता रहा होगा और आपसे बेसिकली इंगेज कर रहा होगा थ्रू कमेंटिंग। सी टी एज़ मोस्ट लाइकली हम यूज़ कर रहे होते हैं जब हम अपने यूज़र को किसी दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके जा रहे होते हैं। लेट्स से कि हम बात करते हैं, हमने एक आर्टिकल लिखा जिसमें हमने बात करी 10 ways टू लूज़ बेली फैट। अब इसके अंदर जहाँ पे मैंने बहुत सारे डिस्कस करे होंगे ऐसे टिप्स जो कि मैन्युअली कोई बंदा घर पे कर सकता है बेली फैट लूज़ करने के लिए, मैंने अपना इवेंचुअल जो ऑब्जेक्टिव था वो भी डिस्कस करा होगा, जो कि मोस्ट लाइकली फॉर एग्जांपल कोई एक्सरसाइज मशीन है जो मैं प्रमोट कर रहा हूँ, या कोई एक्सरसाइज पिल है जो हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ हम वन वे और दी अदर इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे होते हैं, और उस CTA के अंदर हम बेसिकली उस यूज़र को इस तरफ इंट्रीग करवा रहे होते हैं या उसकी अटेंशन इस तरफ लेके जा रहे होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू एग्रीड कि वी शुड ऑल हैव एन एक्सरसाइज मशीन एट होम, then why don't you try the ones that we have in store right now, or why don't you try this exercise machine that is currently on a 50% डिस्काउंट। तो वो एक एलिमेंट ऑफ एक्शन आपको वहाँ पे डालना होता है, और उसके थ्रू आप उस ब्लॉग से जो आपका इवेंचुअल या जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो आप फुलफ़िल करवा रहे होते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने होते हैं, और इसको इम्प्रूव करने के लिए और इसको मास्टर करने के लिए एक ब्लॉग को जो बेस्ट तरीका है वो है ख़ुद लिखना। और मैं इसको जितना एम्फेसाइज़ करूँ वो कम है कि आप किसी भी ब्लॉग राइटिंग में या कंटेंट राइटिंग में तब तक अच्छे नहीं हो सकते जब तक आप ख़ुद इसको नहीं लिखते। और इसके अंदर जो मैं एक एडिशनल टिप दूंगा वो आपको यही दूंगा कि आप ब्लॉग राइटिंग करें और उसको लोगों को पढ़वाएं, और मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ आप लोगों को हेल्प करने के लिए। आप जो भी लिखते हैं आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उसके अंदर आपको जो भी एलिमेंट्स होंगे जो आपकी जो लैकिंग्स होंगी वो मैं आपको बता सकता हूँ। और उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे इन थ्योरी बताई हैं वो आप डायरेक्टली उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, और फिर आप ख़ुद भी इसको देख सकते होंगे कि ये चीज़ें जो मैंने कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई मैं कर चुका हूँ और कौन कौन सी चीज़ें मैंने मिस कर दी हैं। तो ये एक बेसिकली तरीका है जो आपको हेल्प करेगा किसी भी ब्लॉग को इम्प्रूव करने में या किसी भी कंटेंट क्रिएशन के तरीके को इम्प्रूव करने में।
अच्छा, ये मैंने एक और चीज़ ऐड करी है जो यूज़र इंगेजमेंट या रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करती है। और इसमें आप देख रहे हैं द एक्स एंड वाइज ऑफ ब्लॉगिंग। अच्छा, एक्स यहाँ पे रेफ़र करता है मैथमेटिक्स वाला एक्स, जहाँ पे कोई भी नंबर आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और वाई जो है वो बेसिकली डिटरमिन करता है एक टाइटल के अंदर क्वेश्चन वाला एलिमेंट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने अभी आ रही हैं, और इसको दिमाग में रखते हुए आप अपने जो है वो टाइटल्स बना सकते हैं। और ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और इसकी जो रीज़निंग है वो इसके आगे वाली स्लाइड में। तो आप इसको दिमाग में रखें कि आप अपने टाइटल्स के अंदर एक्स फैक्टर, जो कि बेसिकली इन अ नंबर है, या वाई फैक्टर कि वाई यू शुड डू दिस या वाई यू शुड डू दैट या वाई दिस थिंग इज़ बेटर देन दैट थिंग, ये वाली चीज़ों को यूटिलाइज़ करें अपने टाइटल्स के अंदर। क्योंकि ये एक रीडर्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंट्रीगिंग पार्ट होता है कि वो उस पोस्ट को खोले या उस आर्टिकल को पढ़े। और ये हम देखेंगे यहाँ पे। ये एक बेसिकली रिसर्च हुई थी जिसके अंदर मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स को एनालाइज किया गया था, और उनको जज किया गया था बेस्ड ओवर देयर नंबर ऑफ इंगेजमेंट्स। अगर किसी आर्टिकल की इंगेजमेंट अच्छी है तो इसका मतलब कि वो आर्टिकल इट्सेल्फ अच्छा है। क्योंकि कोई भी बंदा कोई भी पोस्ट अगर शेयर करता है तो वो चाहता है कि अगर उसने कोई इन्फॉर्मेशन ली है जो कि रेलेवेंट थी, जो कि इंटरेस्टिंग थी, तो तभी वो चाहेगा कि दूसरे लोग भी उस इंफॉर्मेशन से जो है वो फ़ायदा उठा सकें। तो इंगेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जज करने के लिए कि आपका कंटेंट अच्छा है कि नहीं है। तो इसमें आप देखें तो जो टॉप फ्रेजेस हैं जो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा रहे हैं वो ये सारे हैं। इसमें से सबसे पहला वाला ही अच्छा नहीं है। ये सारे वो टाइटल्स हैं जो इन टर्म्स से स्टार्ट हो रहे हैं, और सामने आपके जो है इनके एक शेयरिंग का एस्पेक्ट आ रहा है कि ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स शेयर हुए हैं। तो नंबर वन पे है एक्स रीजन्स वाई, मतलब 10 रीजन्स वाई यू आर फेलिंग एट द जिम। और इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं, इस टाइप के जो टाइटल्स होते हैं, ये आपका जो इवेंचुअल टारगेट यूज़र होगा उसको डायरेक्टली हिट करते हैं कि यार ये कैसी ये जो टाइटल है ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि यार वो कौन सी चीज़ें जो मैं मिस कर रहा हूँ जिससे मेरी जो है वो एक्सरसाइज बेहतर नहीं हो रही, या जिससे मैं पतला नहीं हो रहा। या फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें पहले मैंने एग्जांपल दी थी कि 10 डाइट्स दैट हेल्प यू लूज़ वेट। तो अगर आपकी टारगेट ऑडियंस वो है जो वेट लूज़ करना चाहती है, उनके लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि यार वो कौन सी 10 चीज़ें हैं जो मुझे हेल्प कर सकती हैं घर बैठे कि मैं अपना वेट लूज़ कर सकूं। तो ये सब जो है वो बेस्ड ऑन स्टैट्स है। तो इसको आप अपने कंटेंट में यूज़ करें, और इससे डेफिनेटली आपको जो चीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ में आती, ये आपको थ्रू स्टैट समझ में आ रही है कि ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो आप इन योर टॉपिक्स इन योर टाइटल्स यूज़ कर सकते हैं, और उससे एक अच्छा वाव फैक्टर या इंटरेस्टिंग फैक्टर अपने टॉपिक के अंदर डाल सकते हैं। इनमें से आप कोई भी यूज़ करते हैं इवेंचुअली आपको फ़ायदा होगा। और इसका एक बेसिक जो कंपैरिजन है वो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप एक ब्लॉग लिखें जो आप अपने दिमाग से लिखते हैं, और एक आप ब्लॉग लिखें जिसमें आप टॉपिक वही रखेंगे लेकिन उसको स्टार्ट इन इन वर्ड से कर रहे होंगे। तो आपको ऑब्वियसली उसके अंदर जो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो खुद ही दिख जाएगा। और विद द नंबर ऑफ शेयर्स या विद द नंबर ऑफ एंगेजमेंट्स आप उसको खुद जो है वैलिडेट कर लेंगे कि कौन सा आर्टिकल जो है वो ज़्यादा अच्छा चला।
अच्छा, तो ये हैं कुछ वेबसाइट्स, ब्लॉग, या आप न्यूज़ वेबसाइट्स कह लें, जो आपको एक अच्छा इंस्पिरेशन दे सकती हैं अच्छे ब्लॉग्स लिखने के लिए। और यू शुडंट बी लिमिटेड टू देम। जैसे मैंने शुरू में भी बोला है, आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, या आप जिस भी डोमेन पे काम कर रहे हैं, आप उससे रिलेटेड न्यूज़ वेबसाइट्स को गो थ्रू करें या उससे रिलेटेड ब्लॉग्स को गो थ्रू करें, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके के कंटेंट्स लिखे जा रहे हैं, उनके मोस्ट केसेस में टॉपिक्स क्या होते हैं, और वो अपने रीडर्स से किस तरीके की बात कर रहे हैं। एक जनरल आइडिया में राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए ये वेबसाइट बहुत अच्छी हैं। आपका जो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप अपना एक रूटीन में ऐड करें कि आप रोज़ एटलीस्ट 2 से 3 इन वेबसाइट्स को गो थ्रू करेंगे रोज़, और 1 से 2 आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे डिपेंडिंग ऑन योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो आप बेस्ड ऑन योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आप उनको गो थ्रू करें, तो आपको टॉपिक्स के बारे में नो हाउ बेहतर होगी, आपको ओवरऑल फ्लो की नो हाउ होगी, और जो इंट्रोडक्शन, बॉडी, टाइटल और कंक्लूजन की बातें मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में करी हैं, आप उन सब को डायरेक्टली फर्स्ट हैंड विटनेस कर रहे होंगे कि ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुई हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर। तो इसके साथ हम इसको ख़त्म करते हैं ब्लॉग वाले एस्पेक्ट को। यहाँ पे फिनिश नहीं हो जाता कि मैंने आपको ब्लॉग्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। हम ब्लॉग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जब हम एसईओ को डिस्कस कर रहे होंगे तो भी पढ़ेंगे, क्योंकि डिस्पाइट कि आपका ब्लॉग एज अ रीडर अच्छा हो, आपके ब्लॉग के अंदर इंगेजमेंट फैक्टर या शेयरेबिलिटी वाला फैक्टर या रैंकिंग फैक्टर तब तक नहीं आ सकता जब तक वो एसईओ पर्सपेक्टिव से 100% ओके ना हो। तो हमें अपने ब्लॉग के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर वो वाले एलिमेंट्स को भी ऐड करना होता है जो इस चीज़ में आपको, ये रैंकिंग फैक्टर में आपको हेल्प करती हैं। तो हम ब्लॉग्स को फर्दर उस डोमेन के अंदर भी पढ़ रहे होंगे। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस अभी हैं तो मोस्ट लाइकली शायद वो वहाँ पे भी आंसर हो जाए, और अगर स्टिल आपको लगता है कि आप किसी पॉइंट पे आके रुक रहे हैं तो यू आर फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन, और हम कोशिश करेंगे कि उसको ज़रूर आंसर करें। तो इसमें फिर हम इसको मैं इसी पे करता हूँ कि आप अपना जो इस सेशन का टास्क है वो ये है कि आप न्यूज़ वेबसाइट्स को गो थ्रू करना स्टार्ट करेंगे और अपना रूटीन बनाएंगे कि एटलीस्ट 2 से 3 आर्टिकल्स आप रोज़ पढ़ेंगे। तो इसके साथ हम इसको एंड करते हैं, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसी तरीके से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस को पढ़ेंगे और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।